अच्छा गाइज, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इससे पहले हम इस स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। ये कहानी बेसिकली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं इरम फातिमा, उनकी कहानी है। और ये किस्सा, ये वाकया इनके अपने साथ अब से आप कह सकते हैं कि 15-16 साल पहले पेश आया था। ये बताती है कि इससे पहले हम लोग नाज़िमाबाद नंबर 3 में रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पे रश बढ़ता चला गया, मेरे फादर ने डिसाइड किया कि किसी ऐसी जगह हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे इस शहर या इस इलाके के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुकून हो। तो स्कीम 33 एक ऐसी जगह थी। अगर आप आज की भी बात करें तो आज के दौर में भी स्कीम 33 के अंदर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ मौजूद हैं जहाँ पे ना सिर्फ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बल्कि वहाँ पे आज भी आप पुरसुकून ज़िंदगी बआसानी गुजार सकते हैं। तो मेरे फादर ने न्यू रिजविया सोसाइटी में एक बड़ा सा घर ख़रीदा, और वहाँ ख़रीदने के बाद वहाँ पे जो भी काम था वो सब कंप्लीट करवाया, और बिलाखिर हम लोग अपने इस न्यू रिजविया सोसाइटी के नए बंगले के अंदर शिफ्ट हो गए। अब शुरू शुरू में जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो एक पुरसुकून इलाका था। यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, और वैसे भी ये क्योंकि शहर से या मेन रोड से काफ़ी दूर वाक़या था, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा शोर की आवाज़ नहीं आया करती थी। आमतौर पे जैसे ही रात के 8-9 बजे का टाइम होता तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ खामोशी हो जाती, बल्कि जो भी सराउंडेड एरिया में या जो भी बेंगलोज में लोग रहा करते थे वो आमतौर पे इतने ज़्यादा मिलनसार नहीं थे। या फिर शायद आप कह सकते हैं कि जैसे कराची में पोश इलाकों में लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहते, इवन कि उनको अक्सर अपने पड़ोस में कौन रहा करता है उसके बारे में भी पता नहीं होता। तो कुछ वैसा ही माहौल यहाँ का भी था, और हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कौन साहब रहते हैं, कब से रहते हैं, और बेसिकली ये कहाँ से यहाँ पे आए हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, हम लोग अपनी फैमिली के हमरा एक शादी अटेंड करने के लिए नाज़िमाबाद गए हुए थे, और जब हम नाज़िमाबाद से वापस आ रहे थे तो रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम हो चुका था। अगर आप अब से तकरीबन 10-15 साल पुरानी बात करें, और ख़ास तौर पे स्कीम 33 की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि दूर दूर तक सन्नाटा हुआ करता था। जितनी रौनक और जितनी आजकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुआ करती हैं, उस दौर में इस दौर की निस्बत बहुत कम एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और ज़्यादातर खामोशी हुआ करती थी। खैर, जैसे ही हम अपनी सोसाइटी के करीब पहुँचे, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी की स्ट्रीट थी, हम उस रोड के ऊपर आए, तो मेरे फादर ने गाड़ी चलाते चलाते एकदम से लेफ्ट साइड की तरफ देखना शुरू किया। अब जैसे ही मेरे फादर ने उल्टे हाथ की तरफ देखना शुरू किया, तो मेरे फादर के साथ साथ मेरी मदर ने भी और फिर बाकी हम सब लोगों ने भी लेफ्ट साइड पे देखना शुरू कर दिया। हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड पे, यानी जहाँ पे उल्टे हाथ वाला हिस्सा मौजूद था, उस रोड पे एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में चलती चली जा रही है। कुछ अजीब तरीके से लंबे लंबे से उसके बाल हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत नंगे पैर ही रोड पे चल रही हो। अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वो चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे लहक लहक के या बहुत ही अजीब तरीके से वो चल रही हो। आमतौर पे इस तरह के वीरानों में, इस तरह की जगहों पे या इस तरह के रोड्स पे उल्टी सीधी औरतें भी नजर आया करती हैं। खैर, जैसे ही हमारी गाड़ी उस औरत के एग्जैक्टली बराबर में पहुंची, और बराबर में पहुंचने के बाद जब हम लोगों ने उसके चेहरे की तरफ गौर करना शुरू किया, तो ऐसा लगा उस औरत की जो आंखें हैं, उन आंखों से लाल शुआएं या रोशनी निकल रही है, और कुछ अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी। मेरे फादर का ये भी कहना था कि जब उनकी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पाँव के ऊपर पड़ी, तो वाकई में एक तो उसके पाँव में कोई चप्पल या जूतियाँ मौजूद नहीं थीं, और दूसरी बात ये थी, ये जो औरत थी जो कि वहाँ पे इतनी रात में नंगे पैर घूम रही थी, मेरे फादर का ये भी कहना था कि उस औरत के जो पाँव थे वो कुछ टेढ़े से पाँव थे, या आप कह सकते हैं कि उस औरत के जो पाँव थे एक तरह से उल्टे पाँव थे। अब जैसे ही मेरे फादर ने यह मंजर देखा तो उन्होंने अपने तौर पे एक्सीलेटर को बढ़ाना शुरू किया,
और इनकी पूरी कोशिश थी कि जैसे तैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर दाखिल हो जाएं। अब जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए तो जाहिर सी बात है कोने पे गार्ड्स वगैरह मौजूद थे। अब गार्ड के पास से होने के बाद जब हम सोसाइटी के अंदर आए तो अंदर आने के बाद भी तकरीबन 3-4 मिनट की ड्राइव पे हमारा बंगला या हमारा घर मौजूद था। अब जब हम अंदर की तरफ आए तो अंदर की तरफ भी मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था और कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरानी में जबकि हम अपने घर की तरफ मुड़ने ही वाले थे, मेरे फादर ने अब राइट साइड की तरफ देखना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने राइट साइड की तरफ देखना शुरू किया तो हमारा यही ख्याल था कि शायद राइट साइड पे कोई खड़ा हुआ है या जो भी खड़ा हुआ है वो फादर का कोई जानने वाला होगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब हम लोगों ने भी सीधे हाथ की तरफ देखना शुरू किया तो वही औरत जो अब से कुछ देर पहले बाहर की तरफ नज़र आई थी, वही औरत सोसाइटी के अंदर उसी हुलिये में वैसे ही उल्टे पाँव के साथ एक तरफ चलती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से उस औरत को किसी ने पकड़ने के बाद यहाँ पे लाके छोड़ दिया हो। एक अजीब मंजर हम सब की आंखों के सामने मौजूद था और हम चाह के भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वाकई में वही मखलूक, वही चुड़ैल, वही उल्टे पाँव वाली हम सब के सामने मौजूद थी। और सच्ची बात यह कि हम पीछे तो बैठे हुए थे लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि हमें लग रहा था कि हम में से कोई ना कोई बेहोश होने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे फादर ने जैसे तैसे मैनेज करके जो गाड़ी थी उसको हमारे घर के सामने जाके लगाया और जल्दी से हम लोग उतर के घर के अंदर दाखिल होते चले गए। अब हम लोग घर के अंदर तो आ चुके थे लेकिन घर के अंदर आने के बावजूद हम तमाम लोगों पे एक अजीब सा खौफ तारी था। हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम में से कोई भी खड़ा होने के बाद अकेला वॉशरूम जा सके। ख़ास तौर पे हम बहनें एक दूसरे को लेके जा रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि जब तक हम वॉशरूम से फ्री ना हो तो तुम बाहर ही खड़े रहना। इसी तरह करके जैसे तैसे ये जो रात थी ये खैरियत से गुजर गई और जब अगली सुबह हुई तो तकरीबन हम में से जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इस वाक़े को भूल चुके थे। लेकिन जैसे जैसे मगरिब का टाइम शुरू हुआ और दोबारा से अंधेरा होना शुरू हुआ तो हमें दोबारा से ये वाक़या ना सिर्फ याद आना शुरू हुआ बल्कि हमें याद आया कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी वो औरत यहाँ पे घूमती हुई नज़र आई थी। खैर मेरे फादर ने कहा ये सब बातें, ये उस औरत का जिक्र करना मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दो। तुम लोग कोशिश करो कि पाक साफ रहो, नमाज़ पढ़ो और जो भी कुरानी आयत वगैरह तुम लोगों को आती हैं उनकी तिलावत करते रहो। खैर हमने ऐसे ही किया कि अपने तौर पे हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी कुरानी आयत हमें आती थी उन सब की हमने तिलावत की और उसके बाद जब सोने का टाइम आया और हम लोग सोने के लिए लेटे तो आप यकीन करें कि जब हम सब बहन भाई सोने के लिए लेटे तो जैसे ही हम लोग लेटे तो लेटते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारी छत है यानी जिस घर में हम लोग रह रहे थे उस छत के ऊपर किसी ने एकदम से कभी एक तरफ से दूसरी तरफ और कभी दूसरी तरफ से पहली तरफ भागना शुरू कर दिया है। कभी ऐसा लगता कि जैसे छत के ऊपर कोई भाग रहा है, कभी ऐसा लगता कि किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी पलंग या किसी चेयर को छत के ऊपर से कोई खींचता चला जा रहा है। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो शायद बेहतर होता, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ देर के बाद हम तमाम लोगों को बाकायदा महसूस हो रहा था कि हमारी छत पे जो भी मौजूद है उसने या तो पायल या घुंघरू पहन रखे हैं या फिर उसकी चूड़ियों की आवाज़ हम सबको बाकायदा सुनाई दे रही है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो वाक़यात थे न सिर्फ बढ़ते चले जा रहे थे बल्कि हम सबको यकीन हो चला था कि जब से हम सब ने उस औरत को रोड पे और उसके बाद अपनी सोसाइटी के अंदर देखा है उसके बाद से हम सब के साथ ये वाक़यात होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगले ही दिन मेरे फादर की एक साहब से मुलाकात हुई जिनके बारे में कहा जाता था कि ये आमतौर पे रूहानी इलाज या इस तरह का काम किया करते हैं। अब मेरे फादर ने जब उनको सारा का सारा किस्सा वाक़या सुनाया तो उन्होंने अपने तौर पे जो भी हिसाब था वो मुकम्मल किया। अब हिसाब लगाने के बाद उन साहब का ये कहना था कि उस दिन रात में जब तुम लोग बाहर से यानी तकरीब से वापस आ रहे थे
तो तुम्हारे साथ साथ वो जो भी मखलूक थी वो ना सिर्फ सोसाइटी के अंदर बल्कि तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब हमें इसको निकालने के लिए कोई ना कोई अमल करना होगा और उसको निकालने में 3 से 4 दिन का टाइम दरकार होगा। मैं जैसे जैसे तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ तुम लोग वैसे वैसे करते चले जाओ। और ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे वो साहब गाइड कर रहे थे वैसे वैसे हम लोग करते चले गए। और अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिन के अमल के बाद हमारे घर की जो सूरत हाल थी वो निस्बतन नॉर्मल हो चुकी थी। और उसके बाद से वो जो भी चुड़ैल थी, जो भी मखलूक थी, वो हमें नज़र आना बंद हो चुकी थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, ये स्टोरी पढ़ी थी, तो एक लम्हे के लिए मैं भी शॉक के अंदर चला गया था। बेसिकली ये स्टोरी मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों पहले न सिर्फ पढ़ी बल्कि पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। ये स्टोरी पंजाब के एक गांव की स्टोरी है और जिन साहब की स्टोरी है मैं चाहता हूँ कि उनका नाम ना लिया जाए। ये बता दें कि ये वाक़या आपसे तकरीबन 20 या 22 दिन पहले इनके साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से, ये अपने गांव गए हुए थे और जब भी ये गांव जाया करते थे तो गांव जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। ख़ास तौर पे जो रात का टाइम था, अक्सर 2-2, 3-3 बजे तक ये अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते। कभी बारबेक्यू करते, कभी कोई प्रोग्राम करते, कभी कोई फंक्शन करते। इसी तरह जब तक ये गांव के अंदर मौजूद रहते, ये इसी तरह अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करते थे। तो वैसे ही ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने गांव से तकरीबन 1 या 1:30 बजे रात को फारिग हुआ। और फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घर यानी जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ जाके सो जाता हूँ। अब जब मैं सोने के लिए अपने घर गया तो हमारे जो सामने वाला घर था वो भी मुकम्मल तौर पे ऐसा ही घर था जैसा घर हमारा घर है। यानी हमारा घर और सामने वाला घर एक जैसे बने हुए थे, लेकिन हमारे घर में क्योंकि फैमिली आबाद थी, जबकि अगर आप सामने वाले घर की बात करें तो जो भी यहाँ के मालिकान थे वो यहाँ से जा चुके थे। खैर, मैं जैसे ही लेटने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर की जो छत है उस पर कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, जैसे कि शायद छत के ऊपर कोई मौजूद है, ये अपने होने का एहसास दिला रहा है। पहले तो कुछ देर तक मैं इन आवाज़ों को इग्नोर करता चला गया, लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद देखता हूँ कि आखिर कौन है जो ऊपर मौजूद है। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैं सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ता चला गया और जब मैं एग्जैक्टली छत के ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने यानी जहाँ पे एक पलंग पड़ा हुआ है, कोई आदमी उस तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। बज़ाहिर उसके जो कपड़े थे, उसका जो हुलिया था, ये बड़ा देखा देखा लग रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस आदमी का जो मुंह था वो दूसरी तरफ मौजूद था। खैर, मैंने जब उस आदमी को मुखातिब किया और उससे पूछने की कोशिश की कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो पहले तो उस आदमी ने किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा से ये गुस्से की हालत में उससे पूछा तो उसने एकदम से पलट के मेरी तरफ देखा। अब जब उस आदमी ने पलटने के बाद मेरी तरफ देखा तो आप यकीन करें, जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आए कि आपको कभी ज़िंदगी में इस तरह का मंज़र देखना पड़े। मैंने देखा कि मेरी ही शक्ल का, मेरी ही जैसा, मेरा ही हूबहू एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि मैं नज़र आ रहा हूँ। इवन कि उसके जो कपड़े थे वो भी मेरी तरह थे। वो जिस तरह मुस्कुरा रहा था या जिस तरह देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शीशे के सामने मौजूद हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं ना ही शीशे के सामने मौजूद था, ना ही जो कुछ मैं देख रहा था ये सरासर ख्वाब था, बल्कि एक हकीकत थी और मैं अपने घर की छत पे मौजूद था। आप यकीन करें, यहाँ से जो वापस आने का रास्ता है, जो कि मुश्किल से 30 सेकंड का रास्ता होगा, यह मैंने जिस तरह तय किया है ये अल्लाह जानता है।
जब मैं नीचे आया तो नीचे आते ही मुझे शदीद बुखार हो गया और मुझे तकरीबन 3 या 4 दिन तक शदीद बुखार रहा। ये स्टोरी हमें कामरान साहब ने सादी टाउन कराची से शेयर की है और ये बताते हैं ये जो वाक़या है ये तकरीबन 10 साल पहले इनके अपने साथ पेश आया था। अगर आप अब से 10 साल पहले की बात करें और सादी टाउन की बात करें तो जाहिर सी बात है सादी टाउन की जो तामीर थी वो नई नई मुकम्मल हुई थी। उसके सराउंडेड जो भी एरिया था वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद नहीं थे। आज के दौर में भी अगर आप वहाँ पे जाएं तो सादी टाउन के बाद काफ़ी सारा हिस्सा है जो कि ना सिर्फ खाली है बल्कि अब तक वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होने हैं। खैर ये बताते हैं कि ये जो वाक़या था, ये जो कहानी थी, ये जनवरी 17-18 को इनके साथ पेश आई थी और उस रात ये बताते हैं कि ये अपने मामू की बेटी की शादी को अटेंड करने के बाद वापस आए थे। बेसिकली इनका जो घर था, इनका जो बंगला था, ये बिल्कुल आखिर में आप कह सकते हैं कि कॉर्नर पे मौजूद था और अगर आप उसकी छत पे चढ़ जाएं तो छत पे चढ़ने के बाद जो सामने का हिस्सा है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आया करता था। खैर ये बता दें कि जब मैं शादी से वापस आया तो वापस आने के बाद मैं छत पे चला गया और मेरी आदत थी कि छत पे टहलते टहलते मैं अक्सर सिगरेट पिया करता था। तो वैसे ही मैं छत के ऊपर मौजूद था और छत पे खड़े खड़े सिगरेट पी रहा था। मेरा जो ध्यान था वो सामने की तरफ था। अच्छा, ये जो सामने वाला हिस्सा था यहाँ पे उस दौर में एक स्कूल मौजूद था जिसको बाद में किसी भी वजह से बंद कर दिया गया था। ये जो स्कूल था ये ग्राउंड+1 पे मुश्तमिल था और जहाँ पे हमारा बंगला मौजूद था या जहाँ पे हमारा घर मौजूद था, अगर आप वहाँ से छत के ऊपर से उस तरफ उस स्कूल में झांकना चाहें तो बआसानी आप ना सिर्फ अंदर की तरफ झांक सकते थे बल्कि स्कूल के अंदर के हिस्से को बआसानी देखा जा सकता था। उस दौर में इस स्कूल के अंदर छत के ऊपर एक स्विंग मौजूद था और स्विंग के बराबर में एक छोटी सी स्लाइड हुआ करती थी। खैर मैं मुसलसल उस स्लाइड पे उस स्विंग के ऊपर गौर कर रहा था कि मेरे सामने सामने लेफ्ट साइड से यानी स्कूल की सीढ़ियों की तरफ से एक आदमी चलता हुआ आया जो कि कुछ अजीब तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे लंगड़ा के चल रहा है और ना सिर्फ चलता हुआ वो झूले के ऊपर आके बैठा बल्कि वहाँ बैठने के बाद उसने बाकायदा झूला झूलना शुरू कर दिया। अब मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि इस स्कूल का चौकीदार हो जो रात में टाइम पास करने के लिए छत पे आके बैठ चुका हो। लेकिन जब मैंने मुसलसल उस आदमी पे या उस झूले पे गौर किया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी लाख कोशिश के बावजूद उस आदमी के जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस थे या आप कह सकते हैं जो भी उसकी जिस्मानी साख थी, जो भी उसका चेहरा था, वो मुझे ना ही दिखाई दे रहा था और ना ही लाख कोशिश के बावजूद उसका चेहरा या उसका वजूद मेरे जहन में समा पा रहा था। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि एक बार इस आदमी के चेहरे को या उसको मैं देख सकूं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे आमतौर पे पंजाब के अंदर लोग सर्दी में अपने मुंह को छुपा के रखा करते हैं, तो वैसे ही इस आदमी ने किसी कपड़े से या किसी तरह की शॉल से या फिर किसी रुमाल से अपने चेहरे को ढांप रखा था। इसी दौरानिए में देखते ही देखते ये जो आदमी था ये झूले से नीचे उतरा और जब ये झूले से नीचे उतरने के बाद इसने वापस पलट के मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों के सामने जो मंज़र मौजूद था वो इस कदर खौफनाक मंज़र था कि जब भी मैं उस मंज़र को या उस आदमी को याद करता हूँ तो मेरे ऊपर एक कपकपी सी तारी हो जाती है। मैंने देखा कि उस दुपट्टे या जो भी स्कार्ट था उसके बीच में उस आदमी का चेहरा मौजूद नहीं था। हालांकि उसके चेहरे के गिर्द एक कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे लिपटा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे की जगह पे जो भी जगह थी ये मुकम्मल तौर पे खाली थी और मुझे उस आदमी का गर्दन के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वाकई में ऐसा ही था जब मैंने तीसरी बार उस आदमी पे या उसकी गर्दन पे उसके ऊपर के हिस्से पे गौर किया तो इस आदमी का सर मौजूद नहीं था, लेकिन जो भी दुपट्टा या रुमाल या कपड़ा उसने इस्तेमाल किया हुआ था उसको इस खूबी के साथ लिपेटा गया था कि किसी को उसके सर के ना होने का पता ही ना चल सके। जब मैंने उस सरकटे इंसान को उस स्कूल की छत पे खड़े हुए देखा तो कुछ देर तक तो मेरे ऊपर ना सिर्फ कपकपी तारी हो गई
बल्कि ऐसा लग रहा था मेरी टांगें बाकायदा कांपना शुरू हो चुकी हैं। मेरा वजूद, मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं इस मंज़र से किसी भी तरह निजात हासिल करूं और जैसे तैसे सीढ़ियों के रास्ते से नीचे की तरफ चला जाऊं। मेरा ख्याल है कि 1 या 1.5 मिनट तक मुसलसल ये खौफनाक मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था और उसके बाद ये जो भी आदमी था ये दोबारा से झूले के ऊपर बैठा और फिर दोबारा से झूला आगे पीछे होना शुरू हो गया। अभी जबकि मैं पीछे मुड़ने ही वाला था या नीचे की तरफ जाने ही वाला था, तो अब ऐसा लगा जैसे झूले पे जो आदमी मौजूद था ये देखते ही देखते हवा के अंदर तहलील हो चुका है। यानी अभी कुछ देर पहले जो सरकटा ये जो भी मखलूक थी जो कि मेरे सामने झूले के ऊपर बैठी हुई थी, अब ऐसा लग रहा था हवा के अंदर न सिर्फ तहलील हो चुकी है बल्कि वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। खैर अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे जब मैं वापस नीचे आया तो नीचे आने के बाद मेरा ख्याल है इस वाक़ये के 1 हफ्ते तक मुझे शदीद बुखार रहा। उसके बाद से मैंने बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में ख़ास तौर पे ऊपर नहीं जाना है और अगर कभी जाना भी पड़े तो कम से कम अकेले नहीं जाना है। कुछ अरसे के बाद ये आप कह सकते हैं कि अब से कुछ अरसे पहले ये जो भी स्कूल था इसको ना सिर्फ बंद कर दिया गया था बल्कि हमारे साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है यहाँ के बहुत सारे लोगों ने भी इस स्कूल के बारे में इस तरह की बातें, इस तरह के किस्से सुन रखे थे। उनका भी यही मानना था कि अक्सर इस स्कूल की छत पे इस तरह की मखलूक़ात बहुत ज़्यादा नज़र आया करती हैं।